नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हमेशा भाषाओं और उनकी ताकत को समझने में रुचि रखता हूँ, क्योंकि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि सोचने और समझने का एक जरिया भी है। इसी दृष्टिकोण के साथ मैं आज आपके सामने अपने अनुभव और ज्ञान साझा करने आया हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि आप न केवल भाषा सीखें बल्कि उसके पीछे की संस्कृति, इतिहास और दृष्टिकोण को भी महसूस कर सकें। यही मेरा उद्देश्य है, ज्ञान, समझ और प्रेरणा साझा करना। सबको ज्ञान, भाषा और संस्कृति में गहरी रुचि होती है और मैं हमेशा सीखने और खोजने के नए अवसरों की तलाश में रहता हूँ। मेरी यात्रा ने मुझे ये समझाया है कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान का आधार है। इसी सोच के साथ मैं अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करने और लोगों को प्रेरित करने का प्रयास करता हूँ। मातृभाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, ये हमारी जड़ों, हमारी संस्कृति और हमारी चेतना की धारा है। इसी क्रम में संस्कृत जैसी दिव्य भाषा हमारे ज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिक समझ की कुंजी रही है। लेकिन इतिहास में हमें विदेशी भाषाओं के प्रभाव का सामना करना पड़ा। विदेशी शासन और शिक्षा प्रणालियों ने हमारी भाषाओं और ज्ञान परंपरा को किनारे कर दिया। इसने हमारी सोच, शिक्षा और नवाचार की दिशा पर भी प्रभाव डाला। आज हम पीछे मुड़कर देख सकते हैं और अपने गौरवशाली अतीत से सीख सकते हैं, जहां हमारी भाषाएं, हमारी संस्कृति और हमारा ज्ञान ही हमारे समाज और राष्ट्र की शक्ति थी। मैं यही कोशिश करता हूं कि हम अपनी भाषाई विरासत, अपने ज्ञान और हमारी संस्कृतियों को समझें और उन्हें आधुनिक दुनिया में फिर से जीवित करें। अब हम बात करते हैं हमारी सभ्यता की अनमोल धरोहर, संस्कृत की विरासत की। संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है, ये ज्ञान, दर्शन और विज्ञान का महासागर है। हमारे पूर्वजों ने वेद, उपनिषद, विज्ञान ग्रंथ, गणित और चिकित्सा की संपूर्ण प्रणाली इसी भाषा में संरक्षित की। प्रत्येक मंत्र, प्रत्येक श्लोक केवल पढ़ने के लिए नहीं थे, वे मानव चेतना, सोच और बुद्धि को विकसित करने के लिए रचे गए थे। संस्कृत ने शिक्षा, समाज और नैतिकता को जोड़ने का एक अद्वितीय माध्यम प्रदान किया। यह भाषा हमें केवल आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी प्रशिक्षित करती है। पर समय के साथ विदेशी शासन, विदेशी शिक्षा प्रणालियों और आधुनिक जीवन की चुनौतियों के कारण संस्कृत हमारे दैनिक जीवन से दूर हो गई। फिर भी इसका ज्ञान आज भी हमारे अतीत की गहराई, हमारी संस्कृति और हमारी सोच की शक्ति को दर्शाता है। संस्कृत की विरासत को समझना और जीवित रखना केवल एक सांस्कृतिक कार्य नहीं है, ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति, नवाचार और आत्मनिर्भरता का स्रोत भी है। यही वजह है कि आज हम अपनी भाषा, अपनी ज्ञान परंपरा और संस्कृत के महान मूल्य को पुनः अपनाने का संकल्प लें। भारत ने अपनी कई प्राचीन विरासतों को धीरे धीरे खोना शुरू किया, जब विदेशी आक्रमणों और शासन का प्रभाव देश पर बढ़ा। संस्कृत, जो कभी ज्ञान, शिक्षा, धर्म और विज्ञान की धारा थी, धीरे धीरे दैनिक जीवन और शिक्षा से दूर हो गई। विदेशी विजेताओं ने न केवल राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण स्थापित किया, बल्कि अपनी भाषाएं, शिक्षा प्रणालियां और प्रशासनिक प्रणाली भी थोप दी। इस प्रक्रिया में हमारी मातृभाषाएं और ज्ञान परंपराएं कमजोर पड़ने लगी। कई क्षेत्रों में लोगों को विदेशी सत्ता और संस्कृत ज्ञान से दूर रखने के लिए सामाजिक और शैक्षिक नियंत्रण लागू किया गया, जिससे एक तरह से सांस्कृतिक और बौद्धिक गुलामी की स्थिति बनी। समय के साथ संस्कृत का प्रयोग केवल मंदिरों और कुछ शिक्षित वर्ग तक सीमित रह गया और आम जनमानस के लिए यह भाषा लगभग विलुप्त हो गई। इसके परिणामस्वरूप भारत ने अपने ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और सांस्कृतिक नेतृत्व में वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्वायत्तता और प्रभाव खो दिया। आज भारत न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप से भी वैश्विक प्रभाव और नेतृत्व की आकांक्षा रखता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी प्राचीन विरासत, ज्ञान परंपरा और भाषाई धरोहर को पुनः अपने जीवन और समाज में जीवित करें। सार्वजनिक दृष्टिकोण से शिक्षा प्रणाली में संस्कृत और हमारी पारंपरिक ज्ञान धाराओं को शामिल करना, विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में सांस्कृतिक और नैतिक शिक्षाओं को बढ़ावा देना तथा सामाजिक गतिविधियों और उत्सवों के माध्यम से अपनी संस्कृति और भाषा की महत्ता को जनमानस तक पहुंचाना आवश्यक है। इसके साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म, मीडिया और सामुदायिक कार्यक्रमों के जरिए लोगों में अपने अतीत और गौरव की जागरूकता फैलाना होगा। जब जनता अपने इतिहास, संस्कृति और भाषाई विरासत से जुड़ जाएगी, तभी भारत आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से वास्तव में सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकता है। आज हम बहुत समय और संसाधन विदेशी भाषाओं और शिक्षा में निवेश कर रहे हैं, जबकि हमारे ही विद्वान विदेशों में जा रहे हैं और इस प्रक्रिया में हमारी सांस्कृतिक, नैतिक और बौद्धिक प्रभावशीलता धीरे धीरे कम हो रही है।
इससे न केवल हमारी नैतिक मूल्य प्रणाली और स्वतंत्रता की सोच पर असर पड़ता है, बल्कि हमारी आत्मसम्मान और राष्ट्र की संप्रभुता की भावना भी कमजोर होती है। केवल अतीत की ओर देखना और खंडित गौरव को याद करना पर्याप्त नहीं है। अब हमें भविष्य की दिशा में सक्रिय कदम उठाने होंगे। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी भाषाओं और ज्ञान परंपराओं को पुनर्जीवित करें। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में मातृभाषा और संस्कृत को प्रमुख रूप से पढ़ाना चाहिए। विज्ञान, कला और दर्शन के आधुनिक अध्ययन को हमारे प्राचीन ज्ञान के साथ जोड़कर आत्मनिर्भर और नवोन्मेषी सोच को बढ़ावा देना चाहिए। डिजिटल माध्यमों, मीडिया और सामुदायिक प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके जनता में अपने अतीत, संस्कृति और मूल्यों के प्रति जागरूकता फैलानी होगी। जब हम अपने ज्ञान और भाषाई विरासत को मूल्य के साथ वर्तमान में जीवित करेंगे, तभी हम वैश्विक स्तर पर अपने प्रभाव, नैतिकता और आत्मसम्मान को पुनः स्थापित कर सकते हैं। भाषा किसी भी राष्ट्र की दिशा और पहचान को गहराई से प्रभावित करती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका है। 1776 में स्वतंत्रता के समय वहां जर्मन भाषी लोग बहुत बड़ी संख्या में थे और अंग्रेजी तथा जर्मन दोनों भाषाएं प्रभावशाली थीं। उस समय यदि जर्मन को अमेरिका की मूल भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया होता, तो अमेरिका का सांस्कृतिक और राजनीतिक झुकाव जर्मनी की ओर होता और ब्रिटेन का प्रभाव बहुत जल्दी समाप्त हो जाता। लेकिन अमेरिका ने अंग्रेजी को अपनाया और धीरे धीरे वही उसकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन गई। इस निर्णय ने न केवल ब्रिटेन के साथ उसकी ऐतिहासिक कड़ी को बनाए रखा, बल्कि अंग्रेजी को विश्व की सबसे शक्तिशाली भाषा बना दिया। यदि अमेरिका जर्मन भाषा को चुनता, तो संभव है कि जर्मनी वैश्विक भाषा शक्ति बन जाता और ब्रिटेन अपनी भाषाई और सांस्कृतिक पकड़ खो देता। इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि भाषा केवल संचार का साधन नहीं है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सत्ता संतुलन और सभ्यताओं की दिशा तय करने का भी सबसे महत्वपूर्ण कारक है। सन 1947 में आजादी के बाद भारत ने अंग्रेजी को हिंदी के बाद दूसरी भाषा के रूप में स्वीकार किया। यह निर्णय उस समय व्यवहारिक था, क्योंकि हमें वैश्विक संवाद और आधुनिक शिक्षा से जुड़ने की आवश्यकता थी। लेकिन आज हम देखते हैं कि अंग्रेजी पर अत्यधिक निर्भरता के कारण भारत वैश्विक स्तर पर कई जटिलताओं से जूझ रहा है, जैसे H-1B वीजा, विदेशी नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदों की पाबंदियां। इस स्थिति में सवाल उठता है कि अगर भारत अंग्रेजी के स्थान पर रूसी भाषा को वैकल्पिक रूप से अपनाता तो क्या होता? रूस न केवल भारत का लंबे समय से राजनीतिक सहयोगी रहा है, बल्कि उसके पास विशाल भूभाग और प्राकृतिक संसाधन भी हैं, जिनका उपयोग आने वाली पीढ़ियां वाणिज्यिक और भू राजनीतिक दृष्टि से कर सकती थी। आज भी भारत और रूस के बीच ऊर्जा, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी मजबूत है। रूस की सबसे बड़ी चुनौती उसकी घटती जनसंख्या है, जबकि भारत के पास युवा कार्यबल की प्रचुरता है। यदि भारतीय युवाओं को रूसी भाषा और वहां के अवसरों से जोड़ा जाए, तो आने वाले समय में भारत रूस दोनों राष्ट्र वैश्विक मंच पर और भी मजबूत हो सकते हैं। इस अवसर को पकड़ने के लिए भारत को अपनी शिक्षा प्रणाली में रूसी भाषा और रूस के साथ सहयोगी कार्यक्रम शामिल करने होंगे। इससे न केवल भारत को नए वाणिज्यिक और रणनीतिक अवसर मिलेंगे, बल्कि रूस को भी जनसंख्या की कमी की समस्या से राहत मिलेगी। ये भविष्य की दिशा केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि रूस और एशिया यूरोप क्षेत्र में संतुलित वैश्विक शक्ति संरचना बनाने में भी सहायक हो सकती है। ये बिल्कुल सही है कि भारत के संबंध अन्य देशों के साथ टूटने की स्थिति में नहीं है, परंतु वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए हमें समय रहते सतर्क होना आवश्यक है। भारत की विदेश नीति सदैव गुटनिरपेक्ष, नॉन अलाइंड और निष्पक्ष न्यूट्रल रही है, जो दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुई है। हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध ने पूर्व और पश्चिम के बीच गहरी खाई पैदा कर दी है और इस भू राजनीतिक तनाव का अप्रत्यक्ष प्रभाव भारत पर भी पड़ रहा है। भारत के सामने बाहरी चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं, कभी सीमा विवाद, कभी ऊर्जा सुरक्षा, तो कभी तकनीकी और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। इस बीच ये धारणा फैलाई जा रही है कि भारत और रूस के बीच आपसी संबंध पश्चिमी देशों से भारत के रिश्तों को प्रभावित कर रहे हैं, परंतु ये पूरी तरह भ्रम और असत्य है। भारत और रूस दशकों से मित्रवत सहयोगी रहे हैं और यह संबंध मुख्यतः विश्वास, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर आधारित है। दूसरी ओर भारत पश्चिमी दुनिया के साथ भी गहरे आर्थिक और तकनीकी संबंध रखता है। इसलिए भारत की नीति किसी भी देश के विरुद्ध नहीं, बल्कि संतुलन और बहुपक्षीय सहयोग की रही है। यही संतुलित दृष्टिकोण हमें भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाएगा और साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि भारत की संप्रभुता, आत्मनिर्भरता और वैश्विक छवि और मजबूत हो। जियोपॉलिटिकल नजरिए से देखते हैं तो पता चलता है कि रूस यूक्रेन युद्ध ने आज पूरी दुनिया की कूटनीति को गहराई से प्रभावित किया है।
अमेरिका और रूस के बीच बढ़ते तनाव के कारण अमेरिका के संबंध कई देशों के साथ बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका इस युद्ध को पश्चिम के खिलाफ रूस की नई चुनौती मान रहा है। भारत और अमेरिका, जो हाल ही में एक नई रणनीतिक साझेदारी की ओर बढ़ रहे थे, अचानक यूक्रेन संकट के चलते मुश्किल में पड़ गए। शुरुआत में ही कई बाधाएं सामने आई। पहले टैरिफ, शुल्क विवाद और फिर H-1B वीजा का मुद्दा, जिसने भू राजनीतिक गति को प्रभावित किया। दूसरी ओर भारत अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए रूस से सस्ते दामों पर तेल और रक्षा उपकरण खरीदता आ रहा है। पश्चिम को ये लगता है कि भारत की यह नीति अप्रत्यक्ष रूप से रूस की मदद कर रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि भारत केवल अपने ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। इस युद्ध ने वैश्विक ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन को और तेज कर दिया है। आज दुनिया अलग अलग खेमों में बंटती जा रही है। इन सभी समूहों की प्रतिस्पर्धा ने वैश्विक राजनीति को अस्थिर बना दिया है। भारत के लिए चुनौती यह है कि वो इन टकरावों के बीच अपने राष्ट्रीय हित, सामरिक स्वतंत्रता और वैश्विक संतुलन को सुरक्षित रखे। भारत की गुटनिरपेक्ष और संतुलनकारी विदेश नीति ही हमें इस कठिन दौर में आगे बढ़ने का मार्ग दिखा सकती है। आज जो समस्याएं हम सामना कर रहे हैं, उनका समाधान संभवतः 1947 में ही किया जा सकता था, जब भारत ने स्वतंत्रता के बाद समाजवाद, सोशलिज्म को अपनाया। यदि उस समय भारत ने अपनी आर्थिक और सामाजिक नीतियों में समाजवाद को मजबूती से लागू किया होता, तो आज की कई आर्थिक और सामाजिक जटिलताएं स्वाभाविक रूप से हल हो सकती थी। इसके साथ ही यदि रूस, तत्कालीन USSR की तरह भारत ने रूसी भाषा को माध्यमिक भाषा के रूप में अपनाया होता, तो आज भारत और रूस के बीच शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और कूटनीति में और अधिक सुसंगत और आसान सहयोग स्थापित किया जा सकता था। वर्तमान में कई सहयोग और समझौते जटिल हो जाते हैं क्योंकि भाषा और सांस्कृतिक अंतर ने उन्हें पूरी तरह लागू होने से रोक रखा है। इस दृष्टिकोण से कहा जा सकता है कि इतिहास की दिशा बदलकर उस समय सही नीतियां अपनाई जाती, तो आज भारत न केवल सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त होता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और रणनीतिक साझेदारियों में भी अधिक प्रभावी होता। तो दोस्तों, क्या हमें सच में दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों को देखते हुए विदेशी भाषा को प्राथमिकता देनी चाहिए? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना होगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी सोच जरूर साझा करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।